जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी टिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें। साथ ही साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा छोटा सा प्रयास सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़कर लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। याद रखेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसको हम लोग जूल कहते हैं। तो कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, याद रखिएगा। और यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो क्या गया कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर आप जानते ही होंगे एफ एस कॉस थीटा। तो याद रखना है एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो अगर आपसे पूछे डब्ल्यू या कार्य बराबर क्या होता है तो याद रखेंगे कि वर्क बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है, यानी एक पारसेक का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ऑप्शन बी 3.08 इंटू 10⁻18 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.08 इंटू 10⁻12 मीटर, ऑप्शन डी 3.08 इंटू 10⁻13 मीटर। तो आपको बताना है एक पारसेक किसके बराबर होता है। एक पारसेक किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप याद रखिएगा कि एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। और पारसेक क्या करता है, दूरी मापता है ना। तो पारसेक याद रखना है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, याद रखेंगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो अगर आपसे पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो याद रखना है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक का मान 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से प्रकाश वर्ष से भी सवाल पूछ देता है और खगोलीय इकाई से भी सवाल पूछ देता है। तो आपसे पूछेगा 1 लाइट ईयर का मान कितना होता है, क्योंकि आप जानते हैं लाइट ईयर भी दूरी को मापता है ना। 1 लाइट ईयर क्या है, तो आप याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष निर्वात वर्ष में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मापता है, याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर का मान क्या होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर का मान होता है। लाइट ईयर भी दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे पूछ सकता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान क्या होता है, AU। 1 AU का मान कितना होता है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान क्या होता है। तो आप भी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है दूरी का मात्रक होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो दूरी का मात्रक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर।
1.5 इंटू 10⁻11 मीटर आपको याद रखना है कि एक खगोलीय इकाई का मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है, आपको बताना है। आपको पता होगा कि भौतिक राशि जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सदिश और अदिश। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। याद रखना है, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जबकि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसको हम लोग सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो आपको पता होगा इनमें से कौन कौन अदिश है। तो द्रव्यमान आपको याद रखना है, अदिश है ना। घनत्व अदिश है, आयतन अदिश है, तो ये तीनों अदिश है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। अब यहां से और भी एग्जाम्पल पूछ सकता है ना कि अदिश राशि का और क्या क्या एग्जाम्पल है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व अदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा अदिश राशि है? एक तो तापमान बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तापमान याद रखना है, अदिश राशि है। तापमान अदिश राशि है। विद्युत धारा याद रखना है, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, तापमान अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। समय आपको पता ही है कि समय क्या है? अदिश राशि है। समय अदिश राशि है। चाल अदिश राशि होता है, चाल जो है अदिश राशि होता है ना। चाल क्या है? तो याद रखना है, चाल अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि, ठीक है। कार्य भी अदिश राशि होता है। तो आप याद रखिएगा कि तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल और कार्य, ये सब जो है आपका ये सब क्या है? आपका अदिश राशि का उदाहरण होगा। और सदिश राशि पूछेगा, तो सदिश राशि का उदाहरण आप कमेंट करेंगे, क्या क्या सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि में याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। ठीक है, और कौन कौन सा है? वेग आप जानते हैं, वेग जो है सदिश राशि है। विस्थापन आप जानते हैं सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? आपका सदिश राशि है। बल सभी जानते हैं कि बल जो है, बल जो सदिश राशि है, बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि है। कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि है। तो त्वरण सदिश राशि हो गया, कोणीय वेग सदिश राशि हो गया, बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि। इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि, विद्युत तीव्रता सदिश राशि, विद्युत आघूर्ण सदिश राशि। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस स्थिति में होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में, ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, ऑप्शन डी 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम कितने तापमान पर होगा, वायु के कितने तापमान पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो यहां याद रखना है 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु, ये आर्द्र लिखा है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु याद रखेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में, ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए गॉस, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। आप जानते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो याद रखना है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का अगर सीजीएस मात्रक पूछे, सीजीएस मात्रक, तो याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है वो गॉस होता है, लेकिन एसआई मात्रक पूछेगा तो टेस्ला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकता है कि गॉस और टेस्ला का मान पूछ सकता है, एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है। ठीक है, पूछ देगा एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है। तो याद रखेंगे एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। ठीक है, पूछा गया सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में कि एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है। तो याद रखेंगे कि एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको आप याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी घट जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा सवाल है, आपको पूछा गया किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान जो होता है नियत होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है ना, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है फिक्स होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। भार बदलता है, आप जानते होंगे। ठीक है, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी है, पानी में अगर हम लोग नमक मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, ऑप्शन बी क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा, ऑप्शन सी क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ेगा, ऑप्शन डी क्वथनांक और गलनांक दोनों घटेगा। तो आपको बताना है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। तो याद रखेंगे जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो याद रखेंगे पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। आपको बताना इनमें से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन। तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप आंसर करें, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। तो आपको पता होगा ध्रुवन, ध्रुवन का घटना जो है ये केवल प्रकाश में होता है। याद रखेंगे ध्रुवन की घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्रुवन घटना जो है ध्वनि में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी व्यतिकरण का घटना, विवर्तन का घटना और परावर्तन का घटना ये आपका प्रकाश के साथ साथ ध्वनि दोनों में होता है। ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन और परावर्तन की घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती है, लेकिन याद रखना है ध्रुवन या पोलराइजेशन का जो घटना है ये केवल और केवल प्रकाश में होता है। ठीक है, तो कौन सी घटना केवल प्रकाश में होती है, तो याद रखेंगे ध्रुवन या पोलराइजेशन, और यह घटना ध्वनि में नहीं होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक बार पूछ सकता है एग्जाम में। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपको बताना है स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी कैवेंडिश। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो आप जानते हैं कि जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। याद रखेंगे स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, तो जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, याद रखेंगे। अब यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि जॉन डाल्टन ने, आप जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। अगला अगर पूछेगा कैवेंडिश के बारे में, हेनरी कैवेंडिश आप जानते होंगे। हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन का खोज किसने किया है, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन है रदरफोर्ड। आपको पता होगा रदरफोर्ड के बारे में। प्रोटॉन का खोज किसने किया है, बता देंगे। प्रोटॉन का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया है, याद रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन सी। अब यहाँ से थोड़ा और सवाल हम लोग देख लेते हैं जो नियम से जुड़ा हुआ है। जैसे पूछेगा गति का नियम किसने दिया? आप जानते हैं न्यूटन ने गति का नियम दिया। दाब का नियम किसने दिया? दाब का नियम किसने दिया? दाब का नियम तो पास्कल। दाब का नियम किसने दिया? तो याद रखेंगे दाब का नियम पास्कल के द्वारा दिया गया। दाब का नियम किसने दिया? तो दाब का नियम दिया पास्कल ने, याद रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता होगा आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत दिया आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। ठीक है। अगर पूछे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, याद रखेंगे। अगर पूछेगा उत्प्लावन, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? तो ओम ने विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया, है ना। ओम ने विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है प्रकाश की गति किसने मापी थी? पता होगा तो बताएंगे। प्रकाश की गति का नियम किसने दिया था? तो याद रखेंगे प्रकाश की गति का नियम दिया था फिजो ने। ठीक है। और अगर पूछेगा विद्युत आवेश की खोज किसने किया था? तो विद्युत आवेश का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत आवेश का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो आप लोग पढ़े होंगे स्नेल। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था स्नेल ने। स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, याद रखेंगे। हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है या आविष्कार है वो सब आप याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। जैसे फोटोन का खोज किसने किया? तो फोटोन का खोज किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, याद रखना है। फोटोन की खोज किसने की? आइंस्टीन ने। ठीक है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा प्रसंस्करण या हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, आपको बताना है। CO2 में कौन सा या किस प्रकार का प्रसंस्करण या हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? ऑप्शन ए sp, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp3, ऑप्शन डी sp4। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड में sp प्रसंस्करण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। आपको बताना है कि परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है। तो इस सवाल का आप लोग आंसर करें कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य कौन करता है? मॉडरेटर मतलब विमंदक। ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो आप जानते हैं कि मॉडरेटर के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ना। तो परमाणु रिएक्टर में, याद रखेंगे, परमाणु रिएक्टर में हैवी वाटर और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में काम करता है ग्रेफाइट और भारी जल। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने, याद है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। तो याद रखेंगे परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया था एनरिको फर्मी ने, याद रखेंगे। ठीक है। तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखना है कि विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरोन के छड़ का उपयोग नियंत्रक रॉड के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना कैडमियम, तो आप याद रखिएगा कि कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग नियंत्रक रॉड के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग नियंत्रक रॉड के रूप में किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। और परमाणु रिएक्टर का उपयोग क्यों होता है, आपको पता है? तो याद रखना है परमाणु रिएक्टर का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है कोयले के स्थान पर। ठीक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी KMNO4, ऑप्शन सी HNO2। तो आपको बताना है इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका सही आंसर होगा HNO2। याद रखेंगे HNO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक है।
HNO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, HNO2। ठीक है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए तारक काय, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी लाइसोसोम। पूछा है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर कीजिए, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी। और लाइसोसोम याद रखना है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपसे पूछा है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसधानी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी रसधानी। याद रखना है रसधानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाकी याद रखना है कि तारक काय, गोल्जी काय और लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो तारक काय, गोल्जी काय और लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन रसधानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बनेगा, तो एक तो लाइसोसोम से याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। याद रखेंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत सारा सवाल बनता है। गोल्जी बॉडी से भी पूछ सकता है, गोल्जी कॉय से पूछ सकता है कि गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी। तो गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, और एक याद रखना है राइबोसोम से बहुत पूछता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम से याद रखिएगा कि राइबोसोम की खोज पैलेट के द्वारा की गई थी। राइबोसोम की खोज पैलेट के द्वारा की गई थी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम वसीय अम्ल तथा कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो आंसर करें, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। याद रखेंगे लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइपेज क्या है। तो लाइपेज एक एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये भी पूछ सकता है कि लाइपेज आपका कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखना है कि अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अगर पूछेगा ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। याद रखेंगे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अगर पूछेगा एमाइलेज का क्या काम है, तो याद रखना है एमाइलेज जो है मंड को सकरा में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज मंड को सकरा में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा। इसके अलावा लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि लार में टाइलिन और माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखेंगे लार में टाइलिन और माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम मंड को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन एंजाइम मंड को माल्टोज में बदलता है। याद रखेंगे। अगला पूछेगा माल्टेज एंजाइम क्या करता है, तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। याद रखेंगे। ठीक है, फिर पूछेगा जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। याद रखेंगे। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। अग्नाशयी रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अग्नाशयी रस में इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और सभी एंजाइम का अपना अलग अलग काम है। तो कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, तो याद रखेंगे लाइपेज। ठीक है, लाइपेज याद रखना है। अग्नाशयी रस में पाया जाता है लाइपेज एंजाइम और
और आंतरीय रस में पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी कॉकरोच में हार्ट जो होता है कितने चैम्बर का होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। ठीक है, तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या बहुत होती है, सबसे अधिक होती है। तो कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच का हृदय जो होता है 13 चैम्बर वाला होता है, ऑप्शन नंबर डी। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है, आपको बताना रक्त बिंबाणु जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आप जानते होंगे कि रक्त बिंबाणु का काम क्या होता है। तो रक्त बिंबाणु जो होता है आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो पहला सवाल पूछेगा रक्त बिंबाणु का काम क्या होता है? तो रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण बोन मेरो में होता है, याद रखना है रक्त बिंबाणु का निर्माण बोन मेरो में होता है। और रक्त बिंबाणु का जीवन काल जो होता है कहाँ से कितना दिन होता है? तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल आपको याद रखना है कि 3 से 5 दिन होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है, याद रखिएगा। और रक्त बिंबाणु का मृत्यु कहाँ पे होता है? तो रक्त बिंबाणु का मृत्यु प्लीहा में होता है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। और आपको पता होगा एक बीमारी है जिसमें क्या होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो डेंगू फीवर में, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, याद रखेंगे डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू फीवर में क्या होता है? मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी कम हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 दिन होता है रक्त बिंबाणु का जीवन काल। अगर पूछेगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आप जानते हैं 2 से 4 दिन। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर पूछेगा डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है तो आप आंसर करेंगे 2 से 4 दिन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल पूछेगा तो 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल। अगर पूछेगा आरबीसी का कार्यकाल तो आरबीसी का कार्यकाल होता है 20 से 120 दिन। ठीक है, तो आरबीसी का कार्यकाल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन और ब्लड प्लेटलेट्स का कार्यकाल 3 से 5 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी कायिक जनन, ऑप्शन डी पुनरुद्ध भवन। तो आपको बताना अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। ठीक है, तो अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी बनावाली, ऑप्शन डी राखीगढ़ी आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, याद रखेंगे धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। धोलावीरा कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। पूछेगा धोलावीरा कहाँ पे है? तो धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिला में है धोलावीरा। पूछेगा लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आप जानते हैं लोथल कहाँ पे? लोथल भी गुजरात में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ पे? लोथल भी गुजरात में। लोथल और धोलावीरा दोनों गुजरात में है, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है बनावाली कहाँ पे है? तो हरियाणा के हिसार जिला में है बनावाली। तो अगर पूछेगा बनमाली कहाँ पे या बनावाली कहाँ पे है, तो हरियाणा में, याद रखना है बनावाली। बनावाली कहाँ पे है? हरियाणा में है बनावाली, याद रखिएगा। अगला पूछा है राखीगढ़ी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि राखीगढ़ी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कि हड़प्पा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा रोपड़ याद रखना है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है।
लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, याद रखिएगा। और धोलावीरा पूछेगा तो गुजरात के कच्छ जिला में है धोलावीरा। ठीक है, तो किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है? तो धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अब यहाँ से भी बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे आपसे पूछेगा कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछता है। इसके अलावा एक और सवाल पूछता है बहुत ज़्यादा कि कौन सा एक स्थान है जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन, याद रखेंगे कि कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेशन को प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट आप आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पहले इस सवाल का आंसर ही बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बादरायण। अगर आपसे पूछेगा उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायण, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछेगा जैमिनी से, तो जैमिनी के बारे में क्या याद रखना है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी, याद रखना है। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? जैमिनी। अगला पूछेगा चावार्क दर्शन के संस्थापक कौन थे? चावार्क दर्शन, तो याद रखेंगे चावार्क दर्शन के संस्थापक थे महर्षि चावार्क, याद रखना है। अगला पूछ सकता है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन, तो याद रखेंगे सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि कपिल। ठीक है, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल। अगला पूछेगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम। समझ में आ रहा है? तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण, याद रखेंगे। और अगर पूछेगा, एक और ऑप्शन है यहाँ पे कनाद, महर्षि कनाद आप जानती हैं। तो वैशेषिक दर्शन का पूछेगा, वैशेषिक दर्शन के जनक कौन थे? वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जनक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद, महर्षि कनाद। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे, यह भी आप याद रखिएगा। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी, याद रखिएगा। तो सेशन को प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी। आपको पता होगा कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को 6 महाजनपदों में बांटा गया था, मतलब बटा हुआ था। भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। याद रखना है कि भारत जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलती है। तो अगर आपसे पूछेगा 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखिएगा 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलती है। और 16 महाजनपद का नाम क्या क्या है? तो अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक, गांधार। तो 16 महाजनपद थे, याद रखना है। और 16 महाजनपद का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलता है। तो आपको इसका राजधानी याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। तो आपसे पूछा हाटक जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका आंसर क्या होगा? कंबोज। याद रखेंगे कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी की क्या थी? हाटक। याद रखेंगे कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। ठीक है, अब यहां से और क्या क्या सवाल पूछ सकता है? अगर पूछेगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिबज्र या राजगिरी, पूछेगा काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी महाजनपद की राजधानी, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली या विदेह, याद रखेंगे। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी
अहिच्छत्र, याद रखेंगे। कुशाल पूछेगा आपसे कि पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र, याद रखिएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन, याद रखेंगे। और गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। तो जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे महाजनपद है उसको आप याद रखिएगा, साथ ही साथ उसकी राजधानी को भी आप याद रखेंगे। तो गांधार इंपॉर्टेंट है, गांधार महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा तक्षशिला, पूछ सकता है। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला याद रखिएगा, ठीक है। और सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, सुरसेन महाजनपद की राजधानी पूछ देगा तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा याद रखिएगा। और अस्मक महाजनपद की राजधानी पूछेगा तो पोटली। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, पोटली। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली याद रखिएगा। तो समझ में आ गया कि हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल बुक, इनमें से कौन एक बायोलॉजिकल बुक नहीं है। ऑप्शन ए अचाराग सूत, ऑप्शन बी कल्पसूत, ऑप्शन सी अवदान शतक, ऑप्शन डी भगवती सूत, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ये अवदान शतक जो है याद रखना है, जैव ग्रंथ नहीं है। बाकी आपको याद रखना है कि आचाराग सूत, ठीक है, कल्प सूत और भगवती सूत, ये तीनों जो है बायोलॉजिकल बुक है, ठीक है। ये तीनों क्या है, बायोलॉजिकल बुक है, जैव ग्रंथ है। लेकिन पूछा है जैव ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो केवल 3 नहीं है। तो ऑप्शन, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो पूछेगा इनमें से कौन जैव ग्रंथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है जैव ग्रंथ नहीं है। बाकी आपको याद रखना है, यानी केवल 3 बौद्ध ग्रंथ, केवल 3 जो है जैव ग्रंथ नहीं है। बाकी याद रखना है कि आचाराग सूत, कल्प सूत और भगवती सूत आपका जैव ग्रंथ है, ठीक है। आंसर ऑप्शन डी, केवल 3। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको बताना है भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए भीम कड़फिसेस, ऑप्शन बी कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी वासुदेव। तो आप जानते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा की गई थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसके अलावा याद रखना है कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है। पुरुषपुर, कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला पूछेगा कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो अगर आपसे पूछता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, याद रखना है। और आपको पता होगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था, तो याद रखना है कि सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। और कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन थे, कनिष्क। यहाँ आप देख रहे हैं कनिष्क, तो कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन थे, कनिष्क। और आपको पता होगा कि कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और गद्दी पर बैठने के समय में कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसको शक संवत कहा जाता है। और शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी और उस समय बौद्ध विद्वान वसुमित्र अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और भी कनिष्क से बहुत सारा सवाल बनता है क्योंकि कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। जैसे कनिष्क के दरबार में चरक थे, तो याद रखना है कि कनिष्क के दरबार में राजवैद आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक रहते थे। इसके अलावा कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, और आप जानते हैं अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो आपसे पूछेगा बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और
संरक्षक जैसे महान विद्वान भी रहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और गांधार कला आप याद रखिएगा कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास सबसे अधिक कनिष्क के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सबसे अधिक हुआ था, याद रखेंगे। तो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क, और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस, याद रखेंगे। तुगलकनामा की रचना किसने की? आपको बताना है तुगलकनामा की रचना किसने की। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अब्बास खान सिरवानी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। तो तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दे कि तुगलकनामा की रचना किसने की थी, तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी, याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन, याद रखेंगे। अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली में। और याद रखेंगे अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, अमीर खुसरो, याद रखना अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखेंगे। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है, याद रखेंगे। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो आपको बताना है किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आंसर अगर करेंगे गलत होगा, पहले हम बता रहे हैं, आप आंसर क्या होगा आप बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर आपको पूछेगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, है ना। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बता दें, इल्तुतमिश। ठीक है, समझ में आया? आंसर क्या होगा? किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था दिल्ली में। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, इसको भी याद रखेंगे। और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाखों का दान देने वाला यानी लाख बख्श कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखेगा। और आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। तो याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था, याद रखेंगे। और इल्तुतमिश से सवाल क्या क्या पूछेगा? तो याद रखना है, पहला तो सवाल ये पूछेगा कि इल्तुतमिश के समय राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है कि इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, यानी इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, याद रखेंगे। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। तो गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बलबन के बारे में आप जानते हैं कि बलबन से भी बहुत सारा सवाल बनता है। जैसे सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी, है ना। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत भी बलबन के समय में हुआ था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नीति का अनुसरण करवाया था। ठीक है,
दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा की स्थापना की थी। अगर पूछे कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था और इनसे भी बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछेगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो याद रखेंगे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। समझ में आया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले मुस्लिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में केवल 4 प्रकार का कर लगाया था, 4 प्रकार का टैक्स लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, खराज, खम्स, जजिया और जकात। तो याद रखिएगा पूछेगा एग्जाम में कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का टैक्स लगाया था, खराज, खम्स, जजिया और जकात। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर इत्यादि नगरों की स्थापना भी की थी, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी, याद रखेंगे। तो दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो आपको बताना है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर आए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा बताएंगे आप। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो याद रखना है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, और अगर पूछे देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था, तो इटली का यात्री था निकोली कॉन्टी। इटली का यात्री था निकोली कॉन्टी। तो ये भी सवाल पूछता है, इटली का यात्री निकोली कॉन्टी किसके दरबार में आया था? निकोली कांटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा इटली का यात्री निकोली कॉन्टी विजयनगर किसके दरबार में आया था, तो याद रखना है इटली का यात्री निकोली कॉन्टी देवराय प्रथम के कार्यकाल में या देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला पूछ सकता है कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था विजयनगर? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आपको पता होगा कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। याद रखना है तुलु वंश के महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री एक आए थे, डोमिगोस पायस। तो ये भी याद रखिएगा डोमिगोस पायस कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, डोमिगोस पायस। ठीक है, तो पुर्तगाली यात्री कौन थे? डोमिगोस पायस, और ये आए थे विजयनगर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछेगा डोमिगोस पायस किस देश का यात्री था, तो डोमिगोस पायस पुर्तगाली यात्री था। किसके कार्यकाल के दौरान विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के कार्यकाल के दौरान डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, याद रखेंगे। और आपको पता होगा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा गया है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? देवराय द्वितीय के कार्यकाल के दौरान अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आए थे, याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन बी। तो क्लास को प्लीज आप लोग शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो आपको बताना है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की, आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज से सवाल पूछा गया है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1674 में। क्या होगा? 1674 में। तो याद रखना है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत सारा सवाल पूछता है। आप जानते हैं कि शिवाजी भोसले राजवंश से संबंधित थे। याद रखना है कि शिवाजी भोसले राजवंश से बिलोंग करते थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग के समीप हुआ था। याद रखेंगे शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। याद रखेंगे शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है पुरंदर की संधि। आपको पता होगा 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि। ठीक है, तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था, याद रखेंगे। और पूछेगा अगर कि छत्रपति की उपाधि कब धारण की, तो याद रखना है कि 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी
शिवाजी महाराज ने, आंसर ऑप्शन सी। इसके अलावा आपको पता होगा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। पूछता है एग्जाम में कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो आपको बताना है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नीना डू कुन्हा, ऑप्शन सी है नीना डी कुन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना है पुर्तगाली गवर्नर नीना डी कुन्हा ने, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर नीना डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। तो पुर्तगाली गवर्नर नीना डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछे कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, आपको पता है, तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बना था, अल्फांसो, कौन बना था बताइए, अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं क्योंकि ये नाम जो है ना पूछेगा। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय, ठीक है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, ठीक है। अब पहला और दूसरा जो लिखा है यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो पहला, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय पूछेगा कौन था, तो भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय बने थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन बना था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो 1509 ईस्वी में याद रखना है 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के दूसरे वायसराय बने और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीन लिया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि गोवा को किसने छीन लिया था, तो याद रखना है गोवा पर कब्जा कर लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, तो नीना डी कुन्हा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो आपको बताना अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई, ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1763 में। याद रखना है कि 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस की संधि हुई थी, याद रखना है। एक युद्ध बहुत पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध, आपको याद होगा 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, याद है ना। आपसे पूछेगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध याद रखना है कि 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, ठीक है। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से हराया था वांडीवास के युद्ध में 1760 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1761 में क्या हुआ था, तो 1761 में याद रखना है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। पांडिचेरी पर फ्रांसीसी का अधिकार था, लेकिन 1761 ईस्वी में अंग्रेज क्या किया, फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीन लिया, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा ताकतवर था। तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया 1761 में, याद रखेंगे। और 1763 बोलेगा तो याद रखना है 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, समझ में आया, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, याद रखना है। तो ये पूछ देगा एग्जाम में कि पेरिस की संधि कब हुई थी, 1763, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आपको बताना है किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो एकदम सिंपल सा सवाल है। तो आप जानते हैं गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, है ना। तो पूछेगा किस वंश ने
किस वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आप जानते हैं गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के पहले महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर समुद्रगुप्त से पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे और समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता की उपाधि मिली थी, तो समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को विक्रमक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। तो अगर आपसे पूछेगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो गुप्त वंश में वैष्णव धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। गुप्त धर्म के जितने भी शासक थे वो भगवान विष्णु के अनुयायी थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे और ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने टाइम में जितने भी युद्ध लड़े, एक भी युद्ध इन्होंने नहीं हारा था। आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े थे वो सारा युद्ध इन्होंने जीता था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ ने, याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, याद रखेंगे, ठीक है। तो वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर सी। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो आपको बताना है सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है शंकर सिंह सन्यासी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी भवानी पाठक, देवी चौधरानी और मंजर शाह सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे, लेकिन शंकर सिंह सन्यासी विद्रोह से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन सी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि म्यांमार के साथ कितना भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको पता होगा म्यांमार के साथ 4 राज्य बॉर्डर शेयर करता है ना। म्यांमार के साथ कितना राज्य बॉर्डर शेयर करता है? तो याद रखना है 4 राज्य। म्यांमार के साथ 4 राज्य बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है। नागालैंड म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम भी याद रखना है कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और मणिपुर भी याद रखना है कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन म्यांमार से सीमा नहीं लगाता है? तो नहीं कौन लगाता है? त्रिपुरा। समझ में आया? तो याद क्या क्या रखना है यहाँ से कि म्यांमार से 4 भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा 4 राज्य हो गया? एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका नागालैंड हो गया, तीसरा आपका मिजोरम हो गया और चौथा आपका मणिपुर हो गया। समझ में आया? तो म्यांमार से 4 भारतीय राज्य सटे हैं। 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, याद रखिएगा, ठीक है। और त्रिपुरा का सवाल पूछेगा, त्रिपुरा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है देश में? अगर पूछेगा तो बताएंगे। त्रिपुरा याद रखना है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। गाडविन आस्टीन पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जिसको हम लोग K2 बोलते हैं। K2 या गाडविन आस्टीन पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो सिंपल सा सवाल है, आपको आंसर करना है। K2 या गाडविन आस्टीन पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम रेंज में। तो याद रखेंगे गाडविन आस्टीन पर्वत शिखर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। तवा किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। तवा जो है किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी है तवा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, पूछेगा कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखना है। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है। नर्मदा नदी के ऊपर ओंकारेश्वर डैम है। नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे। तो तवा याद रखना है किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है?
तो सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि मैटूर डैम किस नदी के ऊपर है। ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी टोंस। तो आप जानते हैं मैटूर डैम कावेरी नदी के ऊपर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे मैटूर डैम कावेरी नदी के ऊपर है। अब पूछेगा कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? तो आप जानते हैं कि कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। याद रखेंगे। और याद रखना है ये भी सवाल कि कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे सालों भर पानी रहता है। यानी याद रखना है कि कावेरी नदी जो है सदा नीरा नदी का उदाहरण है। याद रखेंगे, कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। कावेरी नदी में सालों भर पानी रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मैटूर परियोजना कावेरी नदी के ऊपर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको पता होगा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है। याद है ना कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है। याद रखना है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात और मैटूर डैम कावेरी नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी। तातीपाका तेल परियोजना, आपको बताना है तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो आंसर करेंगे तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा तातीपाका तेल परिशोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे। आसाम में क्या क्या है? तो डिगबोई आसाम में आप जानते हैं डिगबोई तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? डिगबोई कहाँ पे है? आसाम में है पहला। इसके अलावा याद रखिए नाहरकटिया तेल शोधन क्षेत्र कहाँ पे है? नाहरकटिया। तो याद रखेंगे नाहरकटिया भी आपका आसाम में है। सुरमा घाटी कहाँ पे है? सुरमा घाटी आपसे पूछेगा सुरमा घाटी कहाँ पे है? तो सुरमा घाटी भी आसाम में है। समझ में आया? तो याद रखिएगा डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी तेल शोधन कारखाना आसाम में स्थित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है कि तातीपाका तेल परिशोधनशाला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुजरात का बहुत पूछता है एग्जाम में, गुजरात का जरूर याद रखिएगा। गुजरात में कौन कौन सा है? अंकलेश्वर याद रखना है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में। कलोल कहाँ पे है? गुजरात में। कलोल कहाँ पे है? गुजरात में। इसके अलावा पूछेगा मेहसाना कहाँ पे है? मेहसाना गुजरात में है। मेहसाना कहाँ पे है? तो ये सब तेल शोधन कारखाना है। तो अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, ठीक है, ये सब तेल शोधन कारखाना है जो कि गुजरात में है। लुनेज क्या है? लुनेज पूछा गया है एग्जाम में। लुनेज भी तेल शोधन कारखाना है, गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे बिहार और झारखंड से हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि दुमका, गिरिडीह, बोकारो या फिर दरभंगा, ठीक है, मधुबनी बोल सकते हैं, गया इत्यादि जगहों से हैं। तो फटाफट आप लोग क्लास को एक बार क्लास में कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं और क्लास को सपोर्ट कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, है ना। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आंसर पता है तो इसका आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, आंसर करेंगे। तो यहां याद रखना है सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो पूछा है आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप जानते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो याद रखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, भाग भी पूछ सकता है। तो संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है।
ठीक है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन का जो शक्ति है ये किस में उल्लेखित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो आपको बताना है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? आपको पता होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, है ना, और अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है। आपको पता है भारत में 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सही आंसर होगा साधारण बहुमत। याद रखना है कि राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में, ठीक है, और साधारण बहुमत द्वारा इसको पेश करना पड़ता है। आंसर ऑप्शन ए। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं, लिखा है कि जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। बोला है कि जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बनेगा, इसका मतलब राज्यसभा का सदस्य मंत्री नहीं बनेगा, ऐसा कह रहा है। तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। बाकी ऑप्शन बी आप जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सुमेलित नहीं है। निर्वाचन, आप जानते हैं भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, सही है कि नहीं? निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, बिल्कुल सही। तो आप याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 29 तक, है ना, आर्टिकल 324 से 29 तक। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ये सही है। अगला आपातकालीन उपबंध, आपका आपातकालीन उपबंध भी भाग 18 में है, और आपको बता ही चुके हैं अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध का प्रावधान है। ठीक है, तो भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध को बताया गया है। अगला हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। तो आपको पता है कि संविधान संशोधन जो भाग 21 में नहीं है, संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में है संविधान संशोधन, और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है ना। तो याद रखना है कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। तो संविधान संशोधन भाग 21 लिखा है जो कि गलत है। संविधान संशोधन भाग याद रखना है, संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के तहत, और ये लिखा है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में, ये भी सही है। तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का क इसमें उल्लेखित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल पूछ देगा अगर, तो 244 याद रखना है। ठीक है, 244 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 244 क। ठीक है, उतना याद नहीं रखना है डीप में, तो आप कुल मिला के याद रखिएगा कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भाग 10 में है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 आता है। ठीक है, समझ में आया? इसको आप याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता है, आपको पता होगा भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, और भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 आप जानते हैं कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में उल्लेखित है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को वर्णन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने लेखा परीक्षण रिपोर्ट
निम्न में से किसे सौंपता है? तो आपको बताना है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किसे सौंपता है। तो पहला सवाल तो आपका ये बनेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है, याद रखना है। और आप याद रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 साल तक होता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, याद रखिएगा। और इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। समझ में आया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के बारे में बताया गया है। 6 साल इनका कार्यकाल होता है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन सी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? आंसर करेंगे, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, ऑप्शन डी GV.K. राव समिति। तो ये चारों समिति जो है पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पहला तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति और GV.K. राव समिति का संबंध पंचायती राज सिस्टम से है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, 20 वर्ष बाद अशोक मेहता समिति की गठन 1977 में, याद रखना है। अगला पूछेगा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति यानी LM सिंधवी समिति 1986 में, याद रखेंगे कि 1986 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का स्थापना किया गया था। और अगर पूछे GV.K. राव समिति 1985 में, तो ये तो एक तो आपको ईयर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फिर से समझिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में 20 साल बाद, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन 1986 में और GV.K. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। और ये चारों समितियां पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। भारत में पंचायती राज सिस्टम का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था, याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना है। और आपको पता होगा 11वां अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है। भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 क से मूर्धन 9 तक पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है, याद रखना है। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो याद रखना है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप याद रखिएगा कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल बनता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, याद रखना है। भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 क से मूर्धन 9 तक। और अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सेशन को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा या किसी भी तरह का आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास खत्म होने के बाद सजेशन अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।